Are we good to go now? Okay. Hi. Hi. Good morning, everyone. This is Dilshad Nisar, faculty of Academy of UPSC, and I'm really sorry for delayed in class due to health issues. I was unable to take class, but today onwards the class will be held regularly. आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, वो शुरू करने जा रहे हैं इमैनुअल कांत को, द मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसफर. सी, इट इज जनरली सेड कि अगर से आपने कांत को पढ़ लिया, इट मीन्स यू हैव कवर्ड मोर देन 60% ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी. वाई? देखेंगे हम इस प्रोसेस में. बट अगर से मैं सीधा कांत पे जंप कर जाऊं, सो इट वुड बी वेरी अनजस्टिस. तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पहले रिकैप करते हैं, पहले अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम एक प्यारा सा बैकग्राउंड सेट करेंगे, जिस बैकग्राउंड पे पूरी कांत की पूरी फिलॉसफी हम लोग समझेंगे. सी, थोड़ा सा रिकैप करते हैं. जब हम लोग प्लाटो और अरिस्टोटल को पढ़ रहे थे, उस वक्त क्या था, उस वक्त एक डिलेमा था, एक डिबेट थी जो पहले से चलती हुई आ रही थी. और वो कौन सा डिबेट था? वो डिबेट था चेंज और परमानेंस का. इसका सॉल्यूशन प्लाटो ने कैसे दिया? प्लाटो ने दिया थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के जरिए. उन्होंने क्या कहा, किसी जो आइडियाज होते हैं ना, जो फॉर्म्स होते हैं किसी भी चीज का, वो फिक्स होता है, वो परमानेंट होता है, वो इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है. और इस इंपेरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं जो उनकी कॉपी है, इस इंपेरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? इट इज लेस रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, ये जो मार्कर है ना, ये लेस रियल है. किसके कंटेक्स्ट में? ये अपने आइडियाज और अपने फॉर्म्स के कंटेक्स्ट में. इसका आइडियाज और इसका फॉर्म्स कहाँ? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड के बियॉन्ड. कोई एक वर्ल्ड है जिसे हम परसीव नहीं कर सकते, वहां इसका आइडिया है. और ये क्या है? ये उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, या उसका कॉपी है. और ये लेस रियल है, ये अनरियल नहीं है, ये लेस रियल है अपने फॉर्म्स के कंपेरिजन में. तो ये जो चीजें है ना, ये क्या है? ये इम्परमानेंट है, यानी इसमें चेंजेस आएंगे. ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे मैटर्स अभी निकल चुके होंगे इसमें बहुत सारे न्यू पार्टिकल्स, अभी डस्ट पार्टिकल्स इसमें ऐड हो चुके होंगे. तो चेंज इसमें आएगा. इसका जो फॉर्म है ना, जो इस दुनिया के बियॉन्ड कोई दुनिया में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. एंड दिस इज हाउ प्लाटो रिकंसाइल द प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड परमानेंस. फिर आते हैं कौन? अरिस्टोटल. अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि देखिए, एक तो ये है मैटर, और एक क्या है इसमें, एक तो ये मैटर से बना है, दूसरा क्या है, इसमें एक फॉर्म भी है. तो जो इसका फॉर्म है ना, वो क्या है? वो इटरनल है, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल. यानी चेंज मैटर फॉर्म में नहीं आता, चेंज आता है मैटर में. कैसे कैसे? सी, जब हम लोग अरिस्टोटल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैटर जो होता है ना, वो शेपलेस होता है और उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होता. मैटर में चेंज आने के बाद जब हम उसे कोई फॉर्म में ढालते हैं, तब चेंज आता है. यानी फॉर्म में चेंज नहीं आता, मैटर में चेंज लाकर हम उसे, फॉर एग्जांपल, जब हम ये कहते हैं कि एक ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज है, ये एक मैटर है, और इसी ब्रॉन्ज को जब हम स्टैचू में कन्वर्ट कर दे, तो अब ये क्या आ चुका? इसके अंदर स्टैचू का एक प्रॉपर फॉर्म होता है. तो इस फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं आएगा, चेंज किसमें आएगा? ब्रॉन्ज में. एंड दिस इज हाउ एरिस्टोटल रिकंसाइल द प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड परमानेंस. कि देखिए, मैटर में चेंज आता है, और ये जो है ना, ये फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं आता. तो उन्होंने पाइमेनिडिस को भी खुश कर दिया और हेराक्लिटस को भी खुश कर दिया कि देखिए, अब दोनों सही हैं, बस रिस्पेक्टिव की बात है. आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है. इसी तरह जब हम कांत को पढ़ते हैं, तो कांत से पहले हमने 3 रैशनलिस्ट फिलोसफर्स को पढ़ा, फिर 3 इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर्स को पढ़ा. और उससे कांत से पहले एक डिबेट चलती आ रही है, या इसे पैराडॉक्स बोले, या डिलेमा बोले, या प्रॉब्लम बोले, वो चलती हुई आ रही है. वो क्या है? ये क्या है? रैशनलिज्म की, रैशनलिज्म वर्सेस इम्प्रेसिज्म. क्या ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं? ऑफकोर्स पढ़ चुके हैं. इसका क्या मानना है? रैशनलिज्म का क्या मानना है? रैशनलिज्म का ये मानना है किसी टू नो द अल्टीमेट रियलिटी और टू नो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी. इस वर्ल्ड के जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, हम वो सिर्फ और सिर्फ रीजन के जरिए ही जान सकते हैं, और रीजन के जरिए ही फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे लोगों को क्या माना जाता है? रैशनलिस्ट. ऐसे लोगों को रैशनलिस्ट माना जाता है. इनका ये मानना है कि रीजन इज मोर देन इनफ टू गेन न्यू नॉलेज, रीजन इज मोर देन इनफ टू एक्वायर न्यू नॉलेज, एंड रीजन इज ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज. जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रैशनलिस्ट. फिर हमने इम्प्रेसिज्म भी पढ़ा है ना. इम्प्रेसिस्ट कौन थे? जैसे कि जॉन लॉक, बर्कली, ह्यूम, ये सब कौन इम्प्रेसिस्ट है. इनका क्या मानना है कि नहीं, इनका ये मानना है कि एक्सपीरियंस इज मोर देन इनफ टू गेट न्यू नॉलेज. और ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये भी नॉलेज है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस. और ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रीजन. ये रीजन, ये एक्सपीरियंस. ये कह रहे हैं कि जो भी इस वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन है, जो भी फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी है, जो भी फंडामेंटल ट्रूथ है, वो हम एक्सपीरियंस के जरिए ही जान सकते हैं. और एक्सपीरियंस इज मोर देन इनफ, यही काफी है, इसकी कोई जरूरत नहीं. ये कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं.
सबके अपने अपने वो थे, हमने पूरा देखा, क्रिटिसिज्म भी देखा और उनका अपना बेस भी देखा। कांत है, कांत के पीछे, कांत ह्यूम के आने से पहले कांत वाज अ प्योर राशनलिस्ट। कांत को ना लेबनिज से वो इतने इन्फ्लुएंस थे, उनकी स्पेशली उनकी जो एक फिलॉसफी थी PEH की फिलॉसफी, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। कांत इज लाइक कि अब इससे बेहतर क्या ही होगा, या एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। हर एक चीज जो है वो पहले से डिसाइडेड है कि हाँ वोल्केनो कब आएगा पहले से डिसाइडेड है, अर्थक्वेक कब आएगा पहले से डिसाइडेड है, मैं कब सोऊंगा कब जागूंगा, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। और ये क्या है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, ये पहले से ही गॉड ने तय कर रखा है। अब इससे बेहतर कोई क्या ही एक्सप्लेनेशन देगा। फिर उसके बाद कौन आता है, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम जो है ना वो हिला कर रख देते पूरे फील्ड ऑफ फिलॉसफी को। कांत खुद भी एक्नॉलेज करते कि मैं जिस डोगमेटिक सिलंबर की नींद में सो रहा था ना, ह्यूम ने मुझे जगाने का काम किया। ह्यूम ने क्या स्टैब्लिश किया, बाय द वे हम लोग ह्यूम पढ़ चुके हैं ना, ह्यूम ने एक अपना एपिस्टेमोलॉजी देते देते ना उन्होंने एक चीज प्रूफ कर दिया था। वो क्या था, ऑल नॉलेज आर प्रोबेबल्स। और उसके बाद क्या हुआ था, साइंस से ट्रू नॉलेज जो था, तो जो ट्रू शब्द था ना वो निकाल दिया गया था, ऑल नॉलेज आर प्रोबेबल्स। अब ये चीज कांत को बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्या वाकई जितनी भी नॉलेज है वो प्रोबेबल है। फिर कांत जागे और कांत न्यू डायरेक्शन में सोचे कि ये इन लोगों ने गलती कहाँ करा, जितने भी इम्प्रेसिस्ट है उन्होंने कहाँ गलती करा, जितने भी रैशनलिस्ट है उन्होंने कहाँ पे गलती करा। और ये दोनों की गलती को फाइंड आउट करके और फिर ये कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी फिलॉसफी में कुछ गड़बड़ी है, कुछ सेगमेंट में दिक्कत है। फॉर एग्जांपल जब ह्यूम आए तो क्या जॉन लॉक की पूरी फिलॉसफी को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ चीजों को रिजेक्ट किया। जब लेबनिज आया तो डेकार्टे के कुछ सेगमेंट को रिजेक्ट किया, डेकार्टे आए तो इस तरह से कांत क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी फिलॉसफी में कुछ दिक्कत है, बल्कि आपकी फिलॉसफी जिस बेस पे खड़ी है ना वो बेस ही गलत है। अब क्योंकि आपकी बेस गलत है इसलिए आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल गलत आ रहा है। मतलब सी जब हम ये कहते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल, हमने ये क्या लिया, ये हम अपना फर्स्ट प्रीमाइस लिया है ना, ये हमारा बेस है जिसके बेस पे हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे। हमने कहा कि ऑल मैन आर मोर्टल, क्या ये सही है, को सही है। और फिर हमने इसमें एक फैक्ट दे दिया, क्या, प्लाटो इज अ मैन, प्लाटो इज अ मैन। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल लिए, प्लाटो इज मोर्टल, क्या ये सही है, प्लाटो इज मोर्टल, क्या ये सही है, ऑफ कोर्स ये सही है, ये तो सही है ना। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी हमने कहा कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रीमाइस है। हमने फिर इसमें एक फैक्ट दिया और वो क्या कि देखिए कीवी जो है ना वो भी एक बर्ड है, कीवी इज अ बर्ड, कीवी इज अ बर्ड, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कीवी इज अ बर्ड। तो अब लॉजिकली क्या होगा कि कीवी कैन फ्लाई, कीवी कैन फ्लाई। बट जब हम इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, कीवी जो है वो नहीं उड़ सकता। क्या ये हमारा ये कंक्लूजन सही है? द आंसर इज नो, ये हमारा कंक्लूजन सही नहीं है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हमने जो बेस लिया है ना, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, यही गलत है। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये सही होगा। हमने ये जो बेस लिया है ना ये गलत है। अब हम इससे कुछ भी डिड्यूस करेंगे ना तो उसमें गलत आने के चांसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा बेस ही गलत है, इसलिए हम जितनी भी चीजें डिड्यूस करेंगे वो गलत होगा। कांत का यही कहना है कि राशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का जो बेस है ना वही गलत है। अब वो बेस कैसे गलत है ये हम इन द प्रोसेस देखेंगे। फिर इतना ही पे नहीं रुके, उनका ये कहना है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही गलती किया है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही गलती किया। वो कहते हैं दूसरी गलती क्या है। सी वो कहते हैं कि आपने क्या माना, आपने माना, एम्पिरिसिस्ट को कहते हैं कि आपने माना है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी reduced to perception। और इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम उनको यह लगा कि माइंड इज, सी जॉन लॉक और ह्यूम दोनों ने क्या एस्टेब्लिश करा था कि माइंड इज पैसिव, माइंड इज पैसिव, पैसिव वाइल
while receiving the sensation. इसका क्या मतलब हुआ? पहला तो ये है कि डेविड ह्यूम ने क्या कहा था कि लेट्स से हम जब किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल जब हम चेयर को परसीव करते हैं, चेयर में क्या परसीव करते हैं? इसकी जितनी भी क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल इसका कलर, इसका शेप, इसकी साइज, हम ये सब, ये क्या है? ये सब क्या है? ये परसेप्शन है, यानी ऑब्जेक्ट्स को हम परसेप्शन में रिड्यूस कर दिया है ना। फिर तीसरी प्रॉब्लम को क्या लगा? माइंड इज पैसिव व्हाइल रिसीविंग द सेंसेशन। माइंड इज पैसिव का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? सेंसेशन पे। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा माइंड जो है, ये ऑब्जेक्ट मेरे माइंड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरा माइंड इस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि ये मेरे माइंड में कैसे जाएगा, ये डिसाइड करेगा, मेरा माइंड नहीं। इसे ऑब्जेक्ट पैसिवली इसे रिसीव करेगा। ये चीज कांत के लिए अनएक्सेप्टेबल थी, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब कांत का रोल ये है, एक तो ये जो रैशनलिज्म है और एम्पिरिसिज्म है, उसका सॉल्यूशन निकालना। दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट कैन, ये जो प्रॉब्लम है ना, एक ये ऑब्जेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू परसेप्शन, तो अब इसको भी गलत प्रूफ करना। तीसरा वो क्या है? माइंड इज पैसिव व्हाइल रिसीविंग। अब माइंड को एक्टिव बनाना है। इसीलिए कांत की जो फिलॉसफी है ना, जब हम कांत की फिलॉसफी में आगे जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बाद, इनफैक्ट एपिस्टेमोलॉजी में ही कांत इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? फैकल्टीज ऑफ माइंड, जहां पर वो माइंड को 3 लेवल में बांटते हैं। पहला लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, दूसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तीसरा लेवल ऑफ रीजन। और वहां पर इसका जवाब देते हैं, जहां पर वो वहां पर वो ये प्रूफ करते हैं कि माइंड सेंसेशन पे डिपेंड नहीं करता, सेंसेशन माइंड पे डिपेंड करता है। माइंड जैसे चाहेगा चीजों को वैसे ही समझेगा। ऐसा नहीं है कि माइंड हमारा इस पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको वो प्रूफ भी करेंगे नाउ। मगर वो जहां से शुरू नहीं करते, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो कौन सा स्टेटमेंट है? और इसी स्टेटमेंट के जरिए हम हाफ ऑफ द कांत फिलॉसफी हम लोग समझेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट वो है कि व्हाट दे हैव accepted was right and what they denied was wrong. यहां पर जो दे है ना, दे मीन्स एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। अब हमें ये देखना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट एंड व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। और यहाँ पर दे किसके लिए? एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के लिए। सही, जब हम रैशनलिज्म की बात करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि सी ऐसा नहीं है कि इसमें सारी दिक्कतें, अफकोर्स इसमें कुछ अच्छी चीजें। अब हम इस साइड देखेंगे क्या इसमें? व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड। पहले हम ये वाला पोर्शन देखेंगे कि व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड एंड हाउ इट इज राइट। पहला ये जो रैशनलिज्म में एक चीज जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, क्या? रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ रीजन, द रोल ऑफ रीजन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी लिखेंगे, है ना। जब तक आप नहीं लिखेंगे आप इससे बहुत ज्यादा आउटकम्स अचीव नहीं कर सकते। सो आई मस्ट रिकमेंड यू टू राइट विथ मी। सी रीजन, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ रीजन इन एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज शॉर्ट में लिखा है। इनका क्या कहना है ये बताइए कि ये क्या है? बिग बैंग थ्योरी, आपने इनका नाम सुना होगा। ये हम एक्सपीरियंस के बेस पे दे सकते हैं? नहीं, रीजन के बेस पे ही दे सकते हैं। जब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हम ये एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं? नहीं, ये तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स, एआई, चैट जीपीटी, ये क्या हम एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं? नो, द आंसर इज नो। हम लोग रीजन के जरिए ये सब चीज फाइंड आउट करते हैं। अगर से हम रीजन को रिजेक्ट कर दे तो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज वो कितना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। हमें रीजन को मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम यूज करते हैं ना। ओके, दूसरा चीज क्या करते हैं? सॉरी, इसको यहां व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड ही अभी चल रहा है। ओके, रिकॉग्नाइज द रोल। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सी
दूसरा है एक्नॉलेज द existence of innate idea, innate concept that structure our understanding, See, जब कांट से पहले के जितने भी फिलोसफर इम्प्रेसिस्ट, खास करके जितने भी इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर थे, जैसे जॉन लॉक आया, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इनेट कंसेप्ट को, इनेट आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट करा, है ना। जॉन लॉक ने क्या कहा था, तबला रासा, कि माइंड इज एम्प्टी एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं वैसे वैसे आइडिया जनरेट होती है, और वैसे वैसे हम चीज़ों को समझते हैं, वैसे वैसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। डेविड ह्यूम ने भी कहा था, ह्यूम ने क्या कहा था, कि कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई इंप्रेशन नहीं होगा, कोई इंप्रेशन नहीं होगा तो कोई आइडिया नहीं आएगा, कोई आइडिया नहीं आएगा तो कोई नॉलेज पॉसिबल नहीं होगा। यानी इस तरह से वो इनेट आइडिया को रिजेक्ट करते। कांत कहते हैं कि ठीक है, आप इनेट आइडिया को नहीं मानते, मत मानिए, मगर हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कुछ कंसेप्ट जो होते हैं बाय नेचर इनेट होता है, और अगर से हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते। मतलब हम उसको यूज तो करेंगे बट हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये इनेट कंसेप्ट क्या है, ये इनेट कंसेप्ट है, पहला तो ये स्पेस, यहाँ पर ये स्पेस प्लस टाइम की बात करते हैं, और फिर 12 कैटेगरीज की बात करते हैं। कांत का ये मानना है कि ये जो टाइम है ना, 12 कैटेगरीज, वो कहते हैं कि ये जो स्पेस एंड टाइम है ना, ये कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के अंदर है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाहर में, हमारे माइंड से बाहर ये स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा क्या, 12 कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर को हम समझ पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक नाली है 12 कैटेगरीज जिसे बोलते हैं, उस होकर इसके सेंसेशन जा रहे हैं। अगर से ये 12 कैटेगरीज होकर नहीं गया तो हम कभी इसे समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज खुद में है क्या, ये चीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं एंजल्स की है ना, विचेस की, तो एंजल्स को हम कभी भी जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो स्पेस एंड टाइम में नहीं आता, क्योंकि वो हमारे 12 कैटेगरीज में नहीं आता। हम ऑफकोर्स, वो जो होता है वो हमारी कल्पना होती है, वो नॉलेज नहीं होता। कांत कहते हैं कि उसका रीजन क्या है, ये हम जब फैकल्टीज ऑफ माइंड पढ़ेंगे वहां पर लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, उसमें हम लोग स्पेस एंड टाइम को पढ़ेंगे। जब हम लोग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहां पर 12 कैटेगरीज को पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो रीजन है ना, रीजन को हम अगर से मानते हैं तो वो इनेट कंसेप्ट को हमें मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना नॉलेज कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर से हम लॉजिकली इम्प्रेसिस्ट के हिसाब से ही देखें तो इम्प्रेसिस्ट ने क्या कहा था, कि जब हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको परसीव करते हैं, तो हम एक परसीव करते हैं कि ये ब्लैक है, हम ये परसीव करते हैं कि इसके कुछ डेफिनिट शेप एंड साइज है, हम ये परसीव करते हैं कि ये हार्ड इन नेचर है, यही परसीव करते हैं। तो फिर नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर वो कौन सी चीज है जो इसे एज अ होल प्रेजेंट कर रहा है। हम तो एज अ मार्कर इसे परसीव कर रहे हैं ना, तो वो कौन सी चीज है जो हमारे माइंड में सारी चीजों को एज अ होल बनाकर भेज रहा है। ऑफकोर्स वो क्या चीज है, वो है 12 कैटेगरीज। तो यानी हम यूज तो कर रहे हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज क्यों ना करें, हमें रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। तीसरा वो कहते हैं क्या, सी तीसरा रीजन को मानने का जो उन्होंने व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट, तो उन्होंने जो ये एक प्रायरी चीज को एक्नॉलेज किया, ए प्रायरी कंसेप्ट को जो उन्होंने माना ना, कि कुछ नॉलेज, ए प्रायरी मतलब क्या होता है, प्रायर टू एक्सपीरियंस, ऐसी नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस से पहले ही मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से 2 + 2 = 4, अब इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ना, हम अपने माइंड में ही सोच सकते हैं। व्हेन आई से कि ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, जब हम ये कहते हैं कि ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, जब हम ये कहते हैं कि ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, तो क्या हम इसके लिए हम जाकर एक्सपीरियंस करते हैं पूरी दुनिया की बॉडीज को? नहीं, हम ये माइंड में ही सोच लेते हैं ना कि हाँ, कोई चीज बॉडी है तो ऑफकोर्स वो एक्सटेंड करता ही होगा, वो इसी स्पेस एंड टाइम में एक्सटेंड करता ही होगा। ये सब चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं होती। तो रीजन को मानने का ये है ना कि ऑफकोर्स हमें ए प्रायरी चीजों से भी नॉलेज मिलती है, बिना एक्सपीरियंस के भी हमें नॉलेज मिलता है। चौथा ये है ना कि अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जो भी इस फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी है, जो फंडामेंटल ट्रूथ है,
या फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन है वो एक्सपीरियंस के जरिए तो नहीं होगा, उसमें रीजन का यूज होगा ही, वरना आप कैसे कोई भी न्यू थ्योरी सिंथेटिक कैसे ग्रो करेगा, ऑफकोर्स नहीं ग्रो करेगा। तो ये क्या ये किसके लिए भी जरूरी है, फिलोसफिकल इन्वेंशन के लिए, फिलोसफिकल इन्वेंशन के लिए, फंडामेंटल ट्रूथ जानने के लिए, फंडामेंटल ट्रूथ जानने के लिए, इस वर्ल्ड के बारे में, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, इस वर्ल्ड का एसेंस जानने के लिए हमें रीजन को मानना ही पड़ेगा। ये क्या था, व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट, ये ऑफ कोर्स जो रीजन वाले जो ये मानते हैं ना वो सही है, एंड व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। अब हम कौन सा सेगमेंट देखेंगे, व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। अब हम ये देखेंगे कि रैशनलिज्म ने कौन सी चीज डिनाई किया और वो कैसे गलत है। सी तो सबसे पहला चीज है ना, पहला जो चीज है वो क्या है, इग्नोर, दे इग्नोर द रोल ऑफ एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस, empirical evidence, empirical evidence। सी रैशनलिस्ट ने क्या कहा था कि हम रीजन के जरिए ही बिग बैंग की थ्योरी दिया, हमने रीजन के जरिए ही क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, हमने रीजन के जरिए ही बहुत सारी चीजें दी। अब इम्प्लिसिट क्वेश्चन करते हैं कि एक बात बताइए कि अगर से आप इस यूनिवर्स को परसीव नहीं करते तो क्या आप बिग बैंग थ्योरी जैसी बातें करते, अगर से आप सेब गिरते हुए नीचे नहीं देखते तो क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी बातें करते, नहीं करते। तो आप जब यहीं से डेटा ले रहे हो, आप यहीं से परसेप्शन लेने के बाद आप रीजन अप्लाई कर रहे हो, आप इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो क्वेश्चन इज कि जब आप इसे यूज कर रहे हो तो फिर आप इसे एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे, है ना। जब हम कहते हैं कि हमने एरोप्लेन बनाया तो हमने कभी न कभी तो चिड़िया को उड़ते हुए देखा था, और फिर हमने ये रीजन लगाया होगा कि जब चिड़िया उड़ सकती है तो क्यों ना ऐसे इंसान भी उड़ा जा सकता है। जब हमने देखा कि ये यूनिवर्स है तो ऑफकोर्स इसका कुछ ना कुछ क्रिएशन, कुछ थ्योरी होगी, ये कैसे बना होगा, इस पे बात किया जाए, इस पे सोचा जाए। जब हम कहते हैं कि सेब नीचे गिर रहा है तो फिर वो किस वजह से गिर रहा है, तब हमने रीजन लगाया। पहले हमने क्या किया, परसेप्शन लिया, उसके बाद से हमने उस पर रीजन अप्लाई किया। तो आप इसे यूज कर रहे हैं तो अब ऑफकोर्स इसे मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सी overlooks the role of sensory experience in shaping our knowledge. In shaping our knowledge means, see, ये क्या कर रहे हैं, सी जब हम ये कहते हैं, जब हम किसी भी चीज पे रीजन अप्लाई करते हैं तो पहले तो हम उसका परसेप्शन लेते हैं ना, और परसेप्शन लेने के बाद हम अपने माइंड में परसेप्शन लेते हैं, उसके बाद से माइंड में हम रीजन अप्लाई करते हैं। तो यानी जो नॉलेज है वो तो शेप यही एक्सपीरियंस ही कर रहा है, उसके बाद से रीजन का रोल आ रहा है। तो हम इस चीज को हम क्यों भूल जा रहे हैं। दूसरा दिक्कत ये है कि आपको ये भी मानना पड़ेगा। तीसरा क्या है, सी इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना रैशनलिज्म में, वो क्या है, वो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा, अगर से हम एक्सपीरियंस को टोटली रिजेक्ट कर दे तो हम क्या करेंगे, रीजन के दम पर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और स्पेकुलेटिव आइडियाज पे काम करेंगे, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो क्योंकि उसका बेस क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हमने पहले इस यूनिवर्स को परसीव किया एंड देन वी मूव्ड ऑन। मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस को अब मानते ही नहीं, हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों का परसेप्शन हमारे पास है, हम उन पर कभी बात ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होगा, जिसका इस इंपेरिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं होगा। वो क्या होगा, स्पेकुलेटिव आइडियाज होगा। इनफैक्ट जब हम कांत के बाद आगे, जब एक फिलॉसफी ना मूड के बाद लिंग्विस्टिक टर्न लेंगी, तो जब लिंग्विस्टिक टर्न लेती है ना, तो उन लोगों का ये कहना है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट लोगों का, कि ऑल मेटाफिजिक्स इज द आउटकम्स ऑफ बैड ग्रामर्स, कि जब हम लैंग्वेज का बहुत ज्यादा मिसयूज कर दें ना तो उससे मेटाफिजिक्स आ जाती है। उसी तरह यहाँ पर जब हम रीजन का भी बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे ना तो एक ऐसा स्पेकुलेटिव और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आएंगे, आइडियाज आएगा, जिसका इस रियलिटी से कोई लेना देना होगा ही नहीं। चौथा क्या है, अगर से हम इसको नहीं माने तो हमारा, आप ये सोचे
कि अगर से रियलिटी दो चीज है तो हमें दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर से हम किसी एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं, किसी सोर्स को नैरो कर रहे हैं और काफी लिमिटेड कर रहे हैं, तो इससे हमारा स्कोप ऑफ नॉलेज जो है वो क्या हो जाएगा, वो काफी नैरो हो जाएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा। ये क्या था, रैशनलिज्म के लिए व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट एंड व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। अब सेम चीज हम देखेंगे एम्पिरिसिज्म के लिए। सॉरी, सी एम्पिरिसिज्म में क्या है, सी तो पहला चीज है ना, जो सबसे पहला इसमें पॉजिटिव चीज है वो क्या है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द रोल ऑफ एक्सपीरियंस, रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्वायरिंग नॉलेज। मतलब कैसे कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई कुकर गर्म है तो अब वो छूकर ही पता चलेगा ना कि हाँ वो गर्म है, कोई दही खट्टी है तो वो खाकर ही पता चलेगा, पहला। दूसरा चीज क्या है कि एक्सपीरियंस को थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि एक्सपीरियंस को हम नहीं मानते। अब ये ब्लैक कलर है, अब किसी अंधे आदमी को हमें ये बताना है कि ये ब्लैक कलर है, अब हम उसे कैसे बताएंगे, रीजन का यूज करते हुए नहीं बता सकते हैं ना, हम 10,000 किताब लिख देंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा। और अब सीधा सा लाकर दिखा दोगे हमें कि देखिए ना सर यही है क्या, ब्लैक कलर, मैं समझ जाऊंगा, हमें 10,000 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, रीजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमने सिंपली देख लिया कि अच्छा दिस इज हाउ ब्लैक कलर लुक्स लाइक। एक्सपीरियंस को हमें मानना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा क्या है, सी जब हम एक्सपीरियंस को मानते हैं ना तो हम हमारे पास क्या होता है, एक इम्प्रिकल डाटा होता है, इम्प्रिकल हमारे पास प्रूफ होता है वेरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये कहते हैं कि प्लांट गिव्स ऑक्सीजन या सन सन प्रोड्यूसेस हीट, कैसे पता, चलिए धूप में खड़ा कर देते हैं, है ना। हम जो भी क्लेम करते हैं हमारे पास क्या होता है, वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स टेंजिबल एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस फॉर क्लेम, फॉर क्लेम्स। हम जब कहते हैं कि देयर इज अ वाइट, देयर इज अ ताजमहल, कैसे पता, चलिए आगरा में दिखा देते हैं। देयर इज अ रेड फोर्ट, कैसे पता, चलिए न्यू दिल्ली में दिखा देते हैं। यानी हम जो भी क्लेम कर रहे हैं हम उसे प्रूफ कर सकते हैं ना, वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ तीसरा बेनिफिट क्या है इसका, ये क्या है, लॉस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एंड एक्सप्लोरेशन। सी एक्सप्लोरेशन इन साइंटिफिक इंक्वायरी। सी हम जब कोई भी नई चीज पे हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है हम दुनिया को दिखा देते हैं कि देखिए हमने ये डाटा लिया, यहाँ यहाँ से ये चीजें ली और उसके रिजल्ट में ये आया। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिसर्च करते हैं चाइल्ड एजुकेशन पे कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, हम एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को स्टडी करते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को स्टडी करते हैं, एक रूरल बच्चे को स्टडी करते हैं और एक अर्बन बच्चे को स्टडी करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को स्टडी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्या स्कूल में जाने से इनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो इनके अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई या नहीं हुई, कौन से बच्चे में ज्यादा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं या जो होम ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं या जो घर से पढ़ रहे हैं। ये दिस इज हाउ हम लोग ऐसे रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हम बता देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके दम पर हम ये कहते हैं कि हाँ ये रिजल्ट है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए या भेजना चाहिए, कितने साल तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए और क्यों 14 साल के बाद बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्यों बच्चों को 14 साल से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंटेशन से। हम रीजन लगाकर तो नहीं बता सकते ना, क्या हम फॉर एग्जाम्पल हमारा आंख बंद कर दिया जाए और फिर बोला जाए कि बताइए आंख बंद करके कोई भी चीजें नहीं देखनी, बताइए वो जो आपके सामने चीजें रखी हुई है, दही उसका नाम है, वो खट्टी है या मीठी है, हम नहीं बता सकते, टेस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ, ये क्या था, दिस वाज द सेगमेंट के व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट। ओके, बट इन्होंने एम्फेसिस ने बहुत सारी चीजें रिजेक्ट की थी, है ना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें दिक्कत क्या है, व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। अब हम कौन सा पोर्शन देखेंगे, हम ये पोर्शन देखेंगे कि व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग। एम्फेसिस क्या डिनाई करते हैं, सी
अब हम ये पोर्शन देखेंगे कि व्हाट दे डिनाइड वाज रॉन्ग एंड हाउ इट इज रॉन्ग, यानी हम इसका अपोजिंग वो भी देख सकते हैं। सबसे पहला ये क्या है, सी लिमिटेड टू व्हाट कैन बी, लिमिटेड टू व्हाट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। अगर से हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ नॉलेज माने तो फिर हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट देयर आर मेनी थिंग बाय नेचर विच इज बाय नेचर वो क्या है, वो रैशनल इन नेचर है, तो हम कभी भी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, तो फिर हम उससे जानेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक होल, तो क्या हम ब्लैक होल को आसानी से परसीव करते हैं या परसीव करते हैं एज अ होल परसीव करते हैं? नहीं, बट हम क्यों बात करते हैं, थ्रू अवर रीजन। हम कैसे जानते हैं उनको, थ्रू अवर रीजन। इनफैक्ट जब हम इम्प्रेसिज्म के मानने वाले होते हैं और जब हम ये इम्प्रेसिज से क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डू यू नो कि एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर से वो इस चीज का आंसर देते हैं, इसका मतलब है क्या, दे आर यूजिंग इन्फ्लुएंस विच इज अ सब पार्ट ऑफ रीजन। यानी किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी आइडियोलॉजी की अगर से हमें जांचना हो तो वो हम ये देखेंगे, उसी के प्रिंसिपल उसी पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो अपना भार खुद उठा पा रहा है। द आंसर इज, क्या इम्प्रेसिस्ट अपना भार खुद उठा पा रहा है? द आंसर इज नो। जब हम ये कहते हैं कि हाउ डू यू नो कि एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस यूज करेंगे इस चीज को आंसर करने के लिए, और इन्फ्लुएंस इज अ पार्ट ऑफ रीजन। तो पहला तो वो खुद में ही कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा क्या, अगर से हम इसे वो कर लेते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो बाय नेचर क्या है, रैशनल नेचर, तो हम उसे नहीं जान सकते। दूसरा क्या है, सी लिमिटेड टू व्हाट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। दूसरा दिक्कत क्या है, सी जो फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ है वो हम कैसे जानेंगे? एक्सपीरियंस के जरिए जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। जो एसेंस होती है वो हमेशा चीजों के बियॉन्ड होती है, वो ऐसी चीजें होती है जो हमें दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक मार्कर है। फॉर एग्जांपल वी आर ह्यूमन बींग्स। जब हम बींग्स की बात करते हैं तो ये बींग्स, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ बींग्स? ये बींग क्या है? ह्यूमन बींग्स और सोशल बींग। तो क्या हम सोशल बींग इस ह्यूमन बींग में ऑब्जर्व करते हैं? नो, वी नेवर ऑब्जर्व सोशल बींग। जब हम ये कहते हैं ह्यूमन बींग्स और इमोशनल बींग, तो क्या हम उसके ह्यूमंस, इंसान के इमोशनल बींग्स हर जगह देखते हैं? नहीं देखते। जब हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स और रैशनल बींग, तो क्या हम उसकी रैशनलिटी परसीव करते हैं? नहीं, इन्फ्लुएंस के जरिए हम जानते हैं। तो जो भी फंडामेंटल रियलिटी होती है, जो चीजों के एसेंस होता है, वो हम कैसे जानेंगे? ऑफकोर्स हमें रीजन को मानना ही पड़ेगा। ओके, फिर जो इसमें तीसरी दिक्कत है ना, वो क्या है कि जब हम एक्सपीरियंस भी करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं समझ जाते चीजों को। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी का भी इसका एक्सपीरियंस, इसका हमारे पास परसेप्शन आया, ये ब्लैक है, तो ये एक तो ये ब्लैक है, इट इज हार्ड, इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। बट ये जो शेप एंड साइज है, हम सारी चीजों को अलग अलग परसीव नहीं कर रहे हैं। ह्यूम ने क्या कहा था, हम जब किसी भी चीज को परसीव करते हैं तो पहले तो हम क्या परसीव करते हैं, उसमें कुछ क्या है, उसकी कुछ कलर है, उसका क्या है, कुछ शेप है, उसका क्या है, कुछ साइज है, और उसमें साउंड प्रोड्यूसर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम चीजों को एक एक करके तो नहीं करते ना, चीजों की क्वालिटीज तो परसीव नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं। तो जब हम चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं ना, तो वो कौन सी चीज है जो माइंड को एज अ होल प्रेजेंट कराता है? हम सॉरी, कुछ काम आ गया जैसे। तो हम चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो एज अ होल बनाकर भेजता है हमारे माइंड में? कुछ तो इंटरनल कंसेप्ट है ना, कुछ रीजन का रोल है, कुछ माइंड का रोल है। हम इसे देखेंगे है ना कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम एज अ होल चीजों को परसीव करते हैं। अभी हम लोग जैसे ऐसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। यानी सी कांत का ये मानना है कि देखिए, व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड वाज राइट, कि उन्होंने जो एक्सेप्ट किया ना वो तो सही है, बट उन्होंने जो रिजेक्ट किया ना वो गलत है। दोनों, यानी हमें नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं मिलता, हमें नॉलेज सिर्फ रीजन से नहीं मिलता, बल्कि हमें नॉलेज दोनों चीजों से मिलता है, और हमें दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों में प्रॉब्लम देख लिया, इन दोनों में हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें देख ली। अब हम ये देखना है कि कांत इस चीज को रिकनसाइल कैसे करते हैं ना। कांत की फिलोसफी को इसीलिए रिकन्सिलिएशन की फिलोसफी कहा जाती है, और इसी रिकन्सिलिएशन को ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहा जाता है। ठीक, कांत का अब हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या निकालते हैं कांत। हम क्या देखने जा रहे हैं, रिकन्सिलिएशन। अगर से कहीं पर ट्रांसेंडेंटलिज्म भी लिखा रहे तो आप समझ जाना कि यही है। सही। कांत क्या कहते हैं, कांत कहते हैं कि नॉलेज इज द रिजल्ट
ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रीजन एंड एक्सपीरियंस, सिर्फ रीजन से नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दोनों से। नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन रीजन एंड एक्सपीरियंस, सिर्फ रीजन से नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दोनों से। दूसरा दूसरा ये कहते हैं सी, नॉलेज क्या है? एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है, किसका? ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका? सेंस का और अंडरस्टैंडिंग का। अगर से हम किसी चीज को सेंस कर पा रहे हैं ना, और उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उसका नॉलेज जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी नॉलेज पॉसिबल होने के लिए हमारे पास रीजन भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद कांत एक फेमस स्टेटमेंट देते हैं, और वो कौन सा स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट कहते हैं सी, परसेप्स विदाउट कंसेप्ट ऑफ ब्लाइंड percepts without concepts of blind and concepts without percepts are empty। अब इसका क्या मतलब है? सी, अब हम लोग इस स्टेटमेंट को डिटेल में देखेंगे। इससे क्या होगा कि हम कांत की एपिस्टेमोलॉजी में काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प कर लेंगे। सी, परसेप्स यानी परसेप्शन, कंसेप्ट्स यानी रीजन, अंडरस्टैंडिंग के बिना परसेप्शन क्या है? बिल्कुल अंधा, ब्लाइंड। कंसेप्ट्स क्या है? कंसेप्ट्स यानी अंडरस्टैंडिंग है, बट उसमें कोई रीजन है हमारे पास, बट उसमें कोई भी परसेप्शन नहीं है, वो क्या है? खोखलापन। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसे हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सी, कांत क्या करें? पहले हम पहला वाला वो देखते हैं, परसेप्ट्स विदाउट कंसेप्ट और ब्लाइंड हम अभी ये पोर्शन देख रहे कैसे। सी, ह्यूम ने क्या कहा था? जॉन लॉक ने क्या कहा था कि हम जब किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल परसीव करते हैं तो क्या परसीव करते हैं? एक चीज में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई चीज है जिसमें क्या है? कुछ कलर है, उसमें कुछ शेप एंड साइज है, और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो सॉलिड है, इतनी चीजें हैं। ये क्या है? हमारे पास परसेप्ट है ना। अभी विदाउट कंसेप्ट, अभी हमारे पास इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं, हमारे पास अभी सिर्फ क्या है? परसेप्शन हमारे पास ये है। क्या हम इससे कुछ भी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ चेयर, नाउ इट बिकम्स मीनिंगफुल। अच्छा, ये तो चेयर है, नाउ इट बिकम्स मीनिंगफुल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्या कि कोई चीज है जो क्या है? स्वीट है, वो क्या है? राउंड है, वो क्या है? रेड है, इसमें क्या है? कुछ शेप है, उसमें क्या है? कुछ शेप है, कुछ साइज है। क्या इन चीजों से हम कुछ भी समझ पाते हैं? नहीं। जब हम अप्लाई करते हैं क्या कंसेप्ट, एप्पल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, सॉरी, जब हम इसमें एप्पल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, नाउ इट बिकम्स मीनिंगफुल। यानी जब तक हमारे पास सिर्फ परसेप्ट होगा ना, हम कोई भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए कंसेप्ट यानी अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, नॉलेज पॉसिबल होने के लिए। नाउ इसके बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं ना। आप किसी भी चीज का, चेयर का एग्जांपल हमने लिया और एप्पल का हमने एग्जांपल लिया, आप डेस्क का ले सकते हो, किसी भी चीज का ले सकते हो, है ना। नाउ अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा? परसेप्ट्स विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड। अब हम ये देखेंगे कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स इज एम्प्टी, ये कैसे होगा। नाउ अब हम कौन सा देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कंसेप्ट्स, सॉरी ये न्यू बोर्ड है, काफी दिक्कतें हो रही है। ओके,
अब हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट्स और एम्प्टी। अब हमें ये देखना है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सी, मैं यहां पर एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल जब वेन वी से a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलोगे ये क्या ही है। फॉर एग्जांपल आपने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, या एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, उसके लिए क्या ये तो एक कंसेप्ट है, या क्या ये कोई भी मीनिंगफुल है? द आंसर इज नो, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। जब हम इसमें क्या करते हैं, परसेप्ट डालते हैं कि देखिए ना, हमने कहीं पर 2 देखा, फिर 2 देखा, फिर इसका जब हम वो करते हैं, नो इट बिकम्स मीनिंगफुल। अब ये हमारे लिए मीनिंगफुल हुआ। यानी जब हम इसमें परसेप्ट रख रहे हैं, ये तो क्या है, ये एक सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है जो खुद में क्या है, खाली है। जब इसमें परसेप्ट रखते हैं तब हमारे लिए ये मीनिंगफुल होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एच है, इसमें क्या है, ए बी है प्लस बी सी है ना, दोनों में स्क्वायर लगा। ये क्या है पता नहीं, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, परसेप्ट डालेंगे। ये इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, नाउ इट बिकम्स मीनिंगफुल। ये अब हमारे लिए ये मीनिंगफुल हुआ कि अच्छा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमें निकालना था। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। जब तक इसमें परसेप्ट नहीं डाला गया, ये कोई कभी भी मीनिंगफुल होगा ही नहीं। यानी हमारे लिए ये नॉलेज पॉसिबल होने के लिए कंसेप्ट का यानी अंडरस्टैंडिंग और रीजन यानी सेंस यानी परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन दोनों का रोल होता है, और हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना होगा। इतना काफी है। बट अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ह्यूम ने क्या कहा था कि न्यू नॉलेज जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता बिना एक्सपीरियंस के। क्या हमें याद है ह्यूम ने क्या कहा था? ह्यूम ने कहा था कि हम जब एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज को, तो उससे क्या होता है, एक तो क्या होता है इंप्रेशन, और अगर से ये इंप्रेशन नहीं है तो कोई आइडिया भी नहीं होगा। अगर से कोई इंप्रेशन यानी एक्सपीरियंस नहीं है तो इंप्रेशन नहीं होगा, इंप्रेशन नहीं है तो आइडिया नहीं होगा, और आइडिया नहीं है तो नॉलेज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ह्यूम ने ये कहा था, यानी हमें नई नॉलेज कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता बिना एक्सपीरियंस के। अब कांत का चैलेंज ये है कि वो ये प्रूफ करे कि हमें बिना एक्सपीरियंस के भी नॉलेज हो सकता है, न्यू नॉलेज हो सकता है। अब कांत इस चैलेंज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कांत के अकॉर्डिंग ना, नॉलेज में 3 चीजें होनी जरूरी है। वो क्या, हम जिसे भी बोलेंगे कि ये नॉलेज है या ये न्यू नॉलेज है, उसमें 3 चीजें होनी जरूरी है। क्या पहला क्या है? पहला है वो चीज है ना, यूनिवर्सल होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई चीज वैलिड है, पाकिस्तान में नहीं है, यानी या फिर जहां वैलिड है मून में नहीं, गैलेक्सी में नहीं, दूसरे अदर्स प्लैनेट पे नहीं, वो चीजें यूनिवर्सल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उसमें नेसेसिटी होनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, वो नेसेसिटी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा उसमें कुछ न्यूनेस होना चाहिए। ये 3 चीजें होगी तभी हम क्या मानेंगे कि नॉलेज है, न्यू नॉलेज है। कांत ने 3 क्राइटेरिया दिया इस चीज का। इसे हम कब, अभी हमने इसे सिर्फ लिखा यहाँ पर, ये हम कब देखेंगे, जब हम नॉलेज, न्यू नॉलेज स्टैब्लिश कर देंगे तब। कांत क्या कह रहे हैं, सी इससे कांत कह रहे हैं कि जो नॉलेज होती है ना, वो 2 तरह का होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जजमेंट को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं कि किस तरह की जजमेंट होती है या किस तरह की नॉलेज होती है। सी, सबसे पहले क्या है, वो जजमेंट को बांटते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉलेज को बांटते हैं। अभी हमें क्या देखना है, क्या स्टैब्लिश करना है, हमें ये स्टैब्लिश करना है कि क्या बिना एक्सपीरियंस के हमें न्यू नॉलेज हो सकता है। कांत कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कांत यस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूम नहीं हो सकता। यहाँ पर यही वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसकी वजह से जिसने कांत को झिझोड़ कर रख दिया था। और भी बहुत सारी ह्यूम की बातें हैं जो कांत को सोचने पे मजबूर करती है, बट ये उनमें से कुछ एक है। एक तो ये है, और दूसरा क्या था, माइंड इज पैसिव व्हाइल रिसीविंग द सेंसेशन। आप इसको याद रखना, क्योंकि हम लोग जब फैकल्टीज ऑफ माइंड पढ़ेंगे वहां पर काफी डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। सी, ये कहते हैं कि नॉलेज जो है ना, कुछ नॉलेज ऐसा होता है ना जिसे हम एनालिटिक बोल सकते हैं। वो क्या होता है, बाय नेचर एनालिटिकल होता है। कुछ क्या होता है, कुछ होता है सिंथेटिक। एनालिटिक क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है। सी, एनालिटिक होता है ट्रू बाय देयर वेरी डेफिनेशन। जैसे ये ना, इसमें क्या होता है
कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नया ऐड नहीं करता। प्रेडिकेट यहाँ पर क्या होता है, प्रेडिकेट आप ये कह सकते हो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये दोनों सेम ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अब ये जो अनमैरिड है और बैचलर है, ये अनमैरिड और बैचलर ये दोनों सेम है, यानी ये जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं। ये क्या है, ये एक सिनोनिम भी बोल सकते हैं, टोटोलॉजी भी बोल सकते हैं इसे। इसमें कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये ट्रू बाय देयर वेरी डेफिनेशन, ये अपने डेफिनेशन से ही सिद्ध हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है। ये क्या होता है, ये जो होता है ना, रिगार्डेड एज नेसेसरी, इट इज रिगार्डेड एज नेसेसरी बट लैक्स इंफॉर्मेटिव कंटेंट। इसमें कोई इंफॉर्मेशन है क्या ये जानने के लिए कि सारे बैचलर्स कुंवारे होते हैं? क्या हमें इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है? नहीं, बिना एक्सपीरियंस के भी हम जान सकते हैं। क्या हम इसे सारे लोगों से पूछने की जरूरत है? नहीं, ये हम अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो चीजें नेसेसरी है, यानी आज अगर से बैचलर्स जो है वो अनमैरिड है तो कल भी यही होगा, सारी जिंदगी यही होगा, है ना। तो ये नेसेसरी है, मगर क्या इसमें कोई न्यू नॉलेज है? नहीं, न्यू कंटेंट है ही नहीं, तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो गया। यानी एक तो होता है क्या, एनालिटिकल, जो अपने डेफिनेशन की वजह से ही वो ट्रू होता है। ऑफ कोर्स हमेशा ट्रू होगा, नेसेसरी होगा, बट क्या उसमें कोई न्यूनेस होगा? नहीं, कोई न्यूनेस नहीं होगा। दूसरा नॉलेज क्या है? दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है न्यू नॉलेज। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? न्यू नॉलेज, जहां पर जो प्रेडिकेट है ना वो सब्जेक्ट के बारे में कोई न्यू इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से आई हैव अ ब्लैक कार, अब हमने दो इंफॉर्मेशन दिया, पहला ये कि मेरे पास कार है, दूसरा ये कि वो ब्लैक कलर का है। तो अब हमने आपको दो इंफॉर्मेशन दिया, ये जो जजमेंट हुआ मेरा, ये जो स्टेटमेंट हुआ वो क्या हुआ? सिंथेटिक, आपको नई नॉलेज मिली। नाउ इसमें ना ये जो है ना, इसमें आपको वेरीफाई करने की जरूरत भी पड़ सकती है और बिना वेरीफाई भी, मतलब मोस्टली आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस के बाद ही आप सिंथेटिक ये देते हैं, बट बिना एक्सपीरियंस के भी आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कांत। ये जो चीजें होती है ना, ये क्या होता है, इसमें न्यूनेस होता है, मगर ये नेसेसरी हो ये जरूरी नहीं, ये हमेशा नेसेसरी हो ये जरूरी नहीं, मगर नेसेसरी भी हो सकता है और नेसेसरी नहीं भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है और यूनिवर्सल नहीं भी हो सकता है, मगर ये जो न्यूनेस है ना ये तो हमेशा होगा। नेसेसिटी और यूनिवर्सलिटी हो भी सकता है इसमें और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब कांत क्या करते हैं, सी अब कांत करते हैं दूसरी तरह से बांटते हैं वो। अब कांत दूसरे फिर जजमेंट्स को दो और तरीके से बांटते, एक क्या, एक ए प्रायरी, एक ए पोस्टीरियरी। ए पोस्टीरियरी ये क्या है, सी ए प्रायरी होता है ना, प्रायर टू एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस से पहले ही मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? ए प्रायरी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी से 2 + 2 = 4, अब इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, हम अपने माइंड में ही जोड़ लेते हैं। और ये क्या होता है, ये नेसेसरी होगा, ये नेसेसरी होगा, ये यूनिवर्सल होगा, ये यूनिवर्सल होगा और नेसेसरी होगा। 2 + 2 = 4, क्या ये सिर्फ यही 2 + 2 = 4 होगा? नहीं, इसे कहीं भी ऐड करेंगे 2 + 2 = 4 ही होगा। क्या ये आज 2 + 2 4 हो रहा है तो आज ही होगा, कल नहीं होगा? ऑफकोर्स कल भी होगा। यानी ये चीजें जो है इसमें नेसेसरी होगा, यूनिवर्सलिटी होगा। ओके, दूसरा क्या, ए पोस्टीरियरी, यानी प्रायर टू एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस के बाद आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई से प्लांट गिव ऑक्सीजन, ये कैसे पता? हमने पहले एक्सपीरियंस किया, उसके बाद से हमें ये पता चला कि यस प्लांट गिव्स ऑक्सीजन। जब हम ये कहते हैं कि सन प्रोड्यूसेस हीट, कैसे पता? जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ एक्सपीरियंस के बाद पता चला। तो जो चीजें हमें एक्सपीरियंस के बाद पता चले उसे क्या कहते हैं? ऑफकोर्स नॉलेज गेन थ्रू और आफ्टर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अटेंशन चाहता हूं आपका, कांत ने क्या किया, सी
कांत ने कांत ने कहा कि जितने भी एनालिटिक स्टेटमेंट है ना, एनालिटिक जजमेंट है ना, वो तो ए प्रायरी ही होता है, मगर जितने भी ये जो सिंथेटिक है, इस सिंथेटिक को एक मर्तबा उसने जोड़ दिया इससे, सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी, और एक मर्तबा इन्होंने जोड़ दिया किससे, इससे, सिंथेटिक ए प्रायरी। सिंथेटिक ए प्रायरी, सिंथेटिक मीन्स न्यू नॉलेज, प्रायरी ए प्रायरी मीन्स प्रायर टू एक्सपीरियंस, न्यू नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस, बिफोर एक्सपीरियंस। ह्यूम ने क्या चैलेंज किया, जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा हमें कोई भी न्यू नॉलेज नहीं मिल सकता। ये क्या बोल रहे हैं, ये पॉसिबल है, सिंथेटिक ए प्रायरी नॉलेज पॉसिबल है। मतलब सिंथेटिक क्या था, न्यू इंफॉर्मेशन, यानी इसमें तो न्यूनेस थी, इसमें न्यूनेस था। कांत ने क्या 3 क्राइटेरिया दिया था कि नॉलेज उसी को हम कहेंगे जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए, वो 3 क्राइटेरिया उसमें होनी चाहिए। पहला क्या था, न्यूनेस, दूसरा क्या था, यूनिवर्सलिटी, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, और वो नेसेसरी होना चाहिए, उसमें नेसेसिटी होनी ही चाहिए। क्या ये सिंथेटिक ए प्रायरी, क्या ये इस चीज को फुलफिल कर पा रहा है? ऑफ कोर्स फुलफिल कर पा रहा है। न्यूनेस कहां से आ रहा है इसमें, सिंथेटिक में न्यू, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, न्यू नॉलेज, तो ये तो न्यूनेस है। यूनिवर्सल कौन है, ये ए प्रायरी यूनिवर्सल होता है, नेसेसिटी यूनिवर्सल होता है। सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी, न्यू नॉलेज आफ्टर एक्सपीरियंस, ये जो नॉलेज होता है ना कांत के अकॉर्डिंग, सी बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूम, कांत वाज अ प्योर रैशनलिस्ट, और ये रैशनलिज्म की जो उनकी सोच है ना, वो उनकी एपिस्टेमोलॉजी में भी दिखता है। वो कहते हैं कि ये जो सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी, ऐसी नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस के बाद आता है, कांत इसको उतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते। वो अकॉर्डिंग टू कांत, रियल नॉलेज लाइज इन सिंथेटिक ए प्रायरी। वाई? बिकॉज दिस फुलफिल 3 क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, न्यूनेस, यूनिवर्सलिटी, नेसेसिटी। इसमें जो नॉलेज होता है ना, जो सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी नॉलेज होता है ना, ये क्या होता है, इट इज कंटिंजेंट, प्रोबेबल, और डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंड, इट नीड्स टू बी वेरीफाई इन दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड। इसीलिए ये नॉलेज जो है इसके कंपेरिजन में कम इंपोर्टेंट है। रियल नॉलेज लाइज इन सिंथेटिक ए प्रायरी। दिस इज हाउ कांट एस्टैब्लिश or proof that we can have knowledge without experience, we can have new knowledge without experience। क्या इसे फिर से एक मरतबा बता दिया जाए? सी, कांत के पास चैलेंज ये था, उसको ये प्रूफ करना था कि हमें न्यू नॉलेज हो सकता है बिना एक्सपीरियंस के भी। अब उसको इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने क्या करा, पहले जजमेंट को 2 पार्ट में बांटा, एक एनालिटिक, एक सिंथेटिक। एनालिटिक वो जो अपने डेफिनेशन की वजह से ही वो ट्रू हो, नेसेसरी हो, बट उसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा क्या है, सिंथेटिक, यानी न्यू नॉलेज हो, उसको सही और गलत बनाने के लिए हमें इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में वेरीफाई करना पड़ता है। तो न्यू नॉलेज होगा ही होगा, मगर वो नेसेसरी हो जरूरी नहीं, वो यूनिवर्सल हो जरूरी नहीं। तो यूनिवर्सलिटी कहां से आया इसमें, जब हमने ए प्रायरी जजमेंट को फिर हमने 2 पार्ट में बांटा, एक ए पोस्टीरियरी, एक ए प्रायरी। ऐसा जजमेंट जो हम एक्सपीरियंस के बाद देते हैं, ऐसा जजमेंट जो हम एक्सपीरियंस के बिना ही दे देते हैं, जैसे कि 2 + 2 = 4, ये क्या है, ए प्रायरी है। हमने ए प्रायरी को किसी में बना दिया, सिंथेटिक। क्या हमें न्यू नॉलेज मिल सकता है बिना एक्सपीरियंस के? आंसर इज यस, मिल सकता है। कांत ने ये प्रूफ किया कि यस मिल सकता है, यू कैन हैव न्यू नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस। और ऐसे नॉलेज को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक ए प्रायरी। इसका एग्जांपल क्या है, जब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ना, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, इसके लिए हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल क्या है, जब हम ये कहते हैं कि 3 + 5 = 8, अब इसके लिए अभी हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ये हम अपने माइंड में ही सोच लेते कि नो 3 क्या है, ये एक नया आइडिया, 5 एक नया आइडिया, उसको जोड़ के हमने क्या करा, एक अलग नया आइडिया बनाया, इसमें न्यूनेस आया, इसीलिए क्या है, सिंथेटिक ए प्रायरी। क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है? अकॉर्डिंग टू कांत, नो, यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस टू गेन न्यू नॉलेज। नो, फिलोसफी विदाउट क्रिटिसिज्म इज इनकम्प्लीट, है ना, तो हमें क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ेगा। ठीक, जो सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है ना, वो ये है, जो सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है ना, वो ये है कि जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है ना, उनका ये मानना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का ये मानना है, जो स्टेटमेंट है ना, जो जजमेंट है ना, वो या तो एनालिटिक ए प्रायरी ही हो सकता है,
अभी हम समझेंगे इसे डिटेल। या फिर सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी हो सकता है, सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी ही हो सकता है। जजमेंट दो ही हो सकता है, एक तो ये क्या सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी या फिर सिंथेटिक ए एनालिटिक ए प्रायरी। जो आपने वो जो बनाया है ना सिंथेटिक ए प्रायरी, सिंथेटिक ए प्रायरी, ये कभी भी नहीं हो सकता। कैसे? सी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का ये मानना है कि अगर से कोई एनालिटिक स्टेटमेंट है ना या एनालिटिक नॉलेज है तो ऑफ कोर्स एनालिटिक ए प्रायरी इज पॉसिबल, या फिर सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी। अगर से न्यू नॉलेज है तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही आ सकता है, एक्सपीरियंस से पहले नहीं आ सकता। और अगर से ये आपने जो ये कहा है ना ये बिल्कुल गलत है, ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि अगर से वो न्यू नॉलेज है तो वो प्रायर टू आफ्टर एक्सपीरियंस ही हो सकता है, एक्सपीरियंस से पहले नहीं। इसीलिए या तो जजमेंट जो है एनालिटिक ए प्रायरी ही हो सकता है या सिंथेटिक ए पोस्टेरियरी होगा। अगर से न्यू नॉलेज है तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही होगा। फिर दूसरा एजे अय्यर कहते हैं कि पहला जो आपने एक और गलती कर दिया, एजे अय्यर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट में ही आते हैं, वो कहते हैं कि आपने ना अननेसेसरी डुप्लीकेशन करा है। क्या अननेसेसरी डुप्लीकेशन क्या करा है? पहला तो जो आपने ये जो एनालिटिक बनाया है ना और ये जो ए प्रायरी है ये दोनों तो लगभग सेम ही है, तो ये अननेसेसरी डुप्लीकेशन क्यों कर दिया आपने? एनालिटिक का क्या मतलब है? ट्रू बाय देयर वेरी डेफिनेशन। ये ए प्रायरी का क्या मतलब है? ये भी क्या होता है? नेसेसरी होता है, ट्रू होता है और यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है? ये भी नेसेसरी और क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। तो ये दोनों तो आपने अननेसेसरी डुप्लीकेशन कर दिया, ये दोनों तो सेम ही है। इसमें भी जो बात है वही, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। इसमें भी जब हम ये कहते हैं 2 + 2 = 4, तो ये तो अपने डेफिनेशन से ही ट्रू है, यही बात हम इसमें भी पढ़ते हैं। तो आपने तो इस चीज को अननेसेसरी डुप्लीकेट कर दिया। अब कांत कहते हैं, कांत इस चीज का जवाब देते हैं ना, कांत कहते हैं कि देखिए आपने जो ये कहा ना कि ऑल एनालिटिकल स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स आर ए प्रायरी, ये बात बिल्कुल सही है। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू कांत, कि आपने जो कहा ना, एजे अय्यर से कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि ऑल एनालिटिकल जजमेंट्स आर ए प्रायरी, ये बात सही है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑल ए प्रायरी जजमेंट्स आर नॉट एनालिटिक। वाई? क्योंकि कुछ ए प्रायरी जजमेंट जो है वो हमें न्यू नॉलेज देता है, जबकि एनालिटिक जो है ये न्यू नॉलेज कभी भी नहीं देता। ए प्रायरी नॉलेज जजमेंट जो है वो हमें न्यू नॉलेज दे सकता है, इसीलिए हमने ये डिस्टिंक्शन किया। नाउ कुछ लोगों का ये मानना है कि अच्छा ठीक है, आपने जो ये सिंथेटिक ए प्रायरी दिया और इसमें आपने एग्जांपल क्या दिया कि हमें न्यू नॉलेज हो सकता है एक्सपीरियंस से पहले ही। आपने इसमें एक एग्जांपल दिया क्या, 3 + 5 = 2, और ये क्या है? ये न्यू नॉलेज है। आपने यही क्लेम किया ना, जब हम जोड़ते हैं 2 + 3 = 5, ये क्या है? न्यू नॉलेज। एजे अय्यर का ऐसा मानना है कि देखिए ये जो कंसेप्ट ऑफ 5 है ना ये न्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 + 5 के अंदर ही ये कंसेप्ट ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से आपको मुझे 5 रुपए देने हो, मैंने आपको 2 रुपए दिया और फिर 3 रुपए का सिक्का दिया, तो ये मैंने आपको 5 रुपए दिया। सेम चीज वो कह रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट ऑफ 5 है ना ये ऑलरेडी कंटेंट इन द 2 + 3 कंसेप्ट, तो इस कंसेप्ट में तो है ही है, तो ये कोई नया चीज नहीं है। एक ये क्रिटिसिज्म है ना। नाउ इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्या, फैकल्टीज ऑफ माइंड, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या सच में माइंड जो है वो पैसिव होता है, और फिर हमारे सेंस एक्सपीरियंस को हम कैसे यूज करते हैं, सेंस एक्सपीरियंस का क्या रोल। सीख अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फैकल्टीज ऑफ माइंड, है ना। अब हमारे पास क्या क्या रह रहा है पढ़ने को? पहला फैकल्टीज ऑफ माइंड हम पढ़ेंगे, और फैकल्टीज ऑफ माइंड में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फैकल्टीज ऑफ माइंड में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। माइंड को हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे। पहला क्या? लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, यहाँ पर हम सेंसिबिलिटी, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? स्पेस प्लस टाइम। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो स्पेस एंड टाइम है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, या कैसे नहीं करता, ये कैसे हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। और फिर दूसरा चीज हम क्या पढ़ेंगे? और परसेप्शन। दूसरा चीज हम क्या पढ़ेंगे? और परसेप्शन। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 12 कैटेगरीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 12 कैटेगरीज। 12 कैटेगरीज। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ रीजन, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ रीजन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे?
ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन कि ये क्या होता है, नोमेना क्या होता है, फिनोमेना क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्रिटिक्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनफैक्ट कांत जो है वो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिसको कांत ने क्रिटिसाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट कांत की नेचर ही रहा है ना कि वो हर एक सारे फिलोसफर्स की फिलोसफी को क्रिटिसाइज करते हैं, इसीलिए इनकी फिलोसफी को क्रिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है और रिकंसिलिएशन भी कहा जाता है। बहुत सारे अपोजिंग वे को रिकंसाइल करके एक अपनी न्यू फिलोसफी देते हैं। नाउ आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो चीज़ है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज से क्लास अब फॉर श्योर अब रेगुलर होंगी। इतना यहाँ तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरा नाम दिलशाद निसार है। फॉर माई हेल्थ अभी आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, कुछ चीज़ें इंटरनल इश्यूज है, बट आई होप बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।